Hey guys, Anime Nerd here. सो 2022 इज़ नियरली कंप्लीट और अब टाइम आ चुका है इस साल के सबसे बेस्ट एनीमे शोज़ के ऊपर बात करने का। ऑब्वियसली 2022 में हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े एनीमे शोज़ के अच्छे खासे सीक्वल्स, न्यू सीजन्स वगैरह देखने को मिले और ये सीज़न फुल पैक्ड था उसके वजह से ही। लेकिन अपन उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, अपन सिर्फ न्यू टाइटल्स को ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ न्यू एनीमे शोज़ को ही डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ एनीमे शोज़ की बात हो रही है तो जो एनीमे मूवीज़ हमें 2022 में देखने को मिली हैं उन्हें भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। फाइनली आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट एनीमे शोज़ ऑफ 2022 की। अब ऑब्वियसली 2022 में काफ़ी सारे न्यू एनिमे शोज रिलीज हुए हैं तो उनमें से 10 सबसे बेस्ट को चूज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। सो फाइनली विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, कॉल ऑफ द नाइट। अब कॉल ऑफ द नाइट को लेके फैंस के बीच में ज़्यादा तो एंटिसिपेशन नहीं थी, बट जैसे ही ये एनीमे रिलीज़ हुआ फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हुए हमें नजर आया। एनीमे में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कोयामुरी से, जो एक मिडिल स्कूलर है और वो बेसिकली ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता है जो उसके एज के लोग इंटरेस्टेड जिसमें होते हैं, जिससे अट्रैक्ट होते हैं। प्लस साथ ही साथ को बेसिकली स्लीपिंग प्रॉब्लम्स ही हैं, उसे सोने में भी तकलीफ होती है। तो एक रात ऐसे ही वो बाहर निकलता है एंड देन एक मिस्टीरियस वुमन से जो है कह सकते हो कि उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम रहता है नाजुना, और वो ये क्लेम करती है कि वो के प्रॉब्लम्स को, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। जब टर्न आउट होता है आगे चल के कि वो एक्चुअल में एक वैम्पायर है। और उसी तरीके से कॉल ऑफ द नाइट की जो स्टोरी हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है और ये एनीमे हमें बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली इंजॉयबल देखने को मिला। कॉल ऑफ द नाइट एक वैम्पायर थीम को फॉलो करता है, बट ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ सुपरनैचुरल एनीमे है और इसके विजुअल्स शानदार थे। इसका म्यूजिक, इसका एस्थेटिक हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। कॉल ऑफ द नाइट में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और हर कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हमें लाइकेबल देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉल ऑफ द नाइट काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली ही सही लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एनीमे साबित हुआ जो हमें इस साल देखने को मिला। नंबर 9, ब्लू लॉक। तो ब्लू लॉक इस साल का प्रोबेबली सबसे लाइकेबल स्पोर्ट्स एनीमे निकल के आता है, जहां ब्लू लॉक हमें एक फुटबॉल बेस्ड एनीमे देखने को मिला है जो एक्चुअल फुटबॉल से हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है। जहां हमारा मेन कैरेक्टर इसागी कह सकते हो कि अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ा मैच हारता है जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है, बट लेकिन वो जब घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे इनवाइट मिला है प्रोजेक्ट ब्लू लॉक की तरफ से, जहां प्रोजेक्ट ब्लू लॉक के अंदर जापान के ऑल अराउंड से बेसिकली सभी अंडर 18 स्ट्राइकर्स वहां पहुंचते हैं, वहां उन्हें गैदर किया जाता है और देन उन्हें पता चलता है कि उस फैसिलिटी में, पर्टिकुलर फैसिलिटी में उन्हें ट्रेन किया जाएगा टू बिकम द बेस्ट अमंग ऑल। और उसी तरीके से ब्लू लॉक की स्टोरी आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है। अब फुटबॉल के अंदर हमें डिफरेंट प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, बट ब्लू लॉक फैसिलिटी के अंदर सभी स्ट्राइकर्स मौजूद हैं और वो सभी एक दूसरे के राइवल हैं, बट एट द सेम टाइम एज टीममेट भी काम करते हुए नजर आते हैं और वही चीज उन्हें कह सकते हो कि ट्रेन करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्लू लॉक सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और काइंड ऑफ वाइल्ड निकल के आता है। इसके जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं वो लिटरली बिल्ट डिफरेंट है। हर कैरेक्टर की पर्सनालिटी, हर कैरेक्टर के अंदर एक स्पेशलिटी निकल के आती है जो उसके पर्सनालिटी के साथ बहुत अच्छी तरीके से फिट इन होती है। और उसी बीच इसागी काफी सारे न्यू फ्रेंड्स भी बनाता है जिन्हें आगे चल के वो एज राइवल भी प्रोबेबली फेस करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्लू लॉक अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग स्पोर्ट्स एनिमे के तौर पर हमें देखने को मिला जो टॉप 10 में अपनी पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 8, स्पाई फैमिली। अब स्पाई फैमिली से तुम में से ज़्यादातर लोग तो फेमिलियर होंगे ही। ये इस साल के सबसे पॉपुलर एनिमे शोज़ में से एक है जहाँ में ये दिखाया जाता है कि दो नेशनैलिटीज़ के बीच में वॉर चल रही होती है और इसी वजह से उनमें से एक दूसरे पे अपना सबसे बेस्ट स्पाई भेजता है जिसे हम ट्वाइलाइट के नाम से जानते हैं, जिसे एक स्पेशल मिशन दिया जाता है। और उस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए ट्वाइलाइट को कह सकते हो कि एक फेक आइडेंटिटी लेनी होती है लॉयड फॉर्जर की और उसे एक फेक फैमिली सेटअप करनी होती है, जिसकी वजह से ही लॉयड आगे चल के एक लड़की को अडॉप्ट करता है जिसका नाम आनिया रहता है और एक वाइफ को भी सिक्योर करता है जिसका नाम हमें और देखने को मिला है। बट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि लॉयड को ये पता नहीं रहता है कि उनके भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जहाँ बेसिकली आनिया एक एस्पर रहती है और योर हमें एक असैसिन के तौर पे देखने को मिलती है। और इसी तरीके से स्पाई फैमिली की स्टोरी हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है, जहाँ बेसिकली ये एक एक्शन कॉमेडी एनीमे की तरह हमें देखने को मिला है जो चाइल्ड केयर थीम को फोकस करता है एंड इवेंचुअली इसके अंदर हमें काफ़ी सारे कॉमेडिक एलिमेंट्स और काफ़ी सारे होलसम मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्शन भी डाला गया है जो चीज़ स्पाई फैमिली को परफेक्टली कह सकते हो कि एक बढ़िया मिक्सअप बना देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइप के एनिमे देखना प्रेफर नहीं करते, बट मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊं तो स्पाई फैमिली एक बहुत ही बढ़िया शो रहा इस साल जो हमें देखने को मिला, जहां इसके सीजन 1 ने फैंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया विद अ लॉट ऑफ ग्रेट मोमेंट्स और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो वो इस लिस्ट में अपनी पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 7,
लिक्रिस रिकॉइल। अब अगर देखा जाए तो लिक्रिस रिकॉइल हमें एक ओरिजिनल एनीमे के तौर पे देखने को मिला है, यानी कि एक ऐसा एनीमे जिसका कोई भी सोर्स मटेरियल नहीं है, जहां स्टूडियो डायरेक्टर्स एक साथ आके किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के एनीमे शोज उतने खास हमें देखने को तो नहीं मिलते, उतने बढ़िया देखने को नहीं मिलते हैं, बट लिक्रिस रिकॉइल वाज डिफरेंट। जहां अगर देखा जाए तो हमें ये दिखाया गया है कि टोक्यो के अंदर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं जो बेसिकली एक्सट्रीम अटैक्स वगैरह से डील करते हैं विथ लिकोरिस। लिकोरिस क्या है, तो वो बेसिकली ट्रेंड टीन फीमेल सोल्जर्स होती हैं। और वहीं हमें दिखाया जाता है चिसातो को, जो बेसिकली कह सकते हो कि सबसे बेस्ट लिकोरिस है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली वर्क नहीं करती है, इंस्टीड वो एक कैफे में वर्क करती है और वहीं से वो ऑर्डर्स लेती है। जहाँ आगे चल के चिसातो के पास ताकिना नाम की एक कह सकते हो कि फीमेल सोल्जर को भेजा जाता है, कह सकते हो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और इस तरीके से लिक्रिस रिकॉइल की स्टोरी हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है, जहाँ इसके सीजन 1 ने सच में फैंस को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि लिक्रिस रिकॉइल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। इसके कैरेक्टर्स हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग, काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल देखने को मिले। एनिमेशन और म्यूजिक और एक्शन ने कह सकते हो कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप दिया। साथ ही साथ एक अनएक्सपेक्टेडली ग्रेट एंटागनिस्ट भी हमें देखने को मिला इस शो के अंदर, जो सभी चीज़ लिकोरिस रिकॉइल को कह सकते हो कि सरप्राइजिंगली बहुत ही बढ़िया बना देती है। और इसी वजह से ये एनीमे सच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा और कह सकते हो कि इस पोजीशन को डिजर्व करता है। नंबर 6, रेवन ऑफ द इनर पैलेस। तो रेवन ऑफ द इनर पैलेस इस लिस्ट का सबसे अंडररेटेड एनीमे निकल के आता है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज इट्स द ओनली जोसे एनीमे जो हमें इस साल देखने को मिला। अब अगर देखा जाए तो इसकी स्टोरी सेट रहती है चाइना के किंगडम में, जहां हमें ये दिखाया गया है कि अमंग द रॉयल कोर्ट बेसिकली हमें एक इंडिविजुअल के बारे में बताया जाता है, उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसे कह सकते हो कि द रेवन कंसर्ट के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली उसके पास कुछ मिस्टिकल एबिलिटीज़ होती हैं और उसका काम यही रहता है कि वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के रिक्वेस्ट को पूरा करती है। और ये जो रिक्वेस्ट रहते हैं ये मोस्टली किसी सुपरनैचुरल चीज़ से ही डील करने के लिए देते हैं, यानी कि स्पिरिट्स एंड घोस्ट वगैरह। और उसी तरीके से रेवन ऑफ द इनर पैलेस की हमें स्टोरी देखने को मिली है, जहाँ जो रेवन कंसर्ट है वो उसके पास हमें कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ देखने को मिली है। और हर एक सेपरेट एपिसोड के अंदर कह सकते हो कि किसी इंडिविजुअल के रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ हर एक एपिसोड में हमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलती है किसी पर्टिकुलर स्पिरिट या घोस्ट से रिलेटेड। और किस तरीके से कह सकते हो कि एक छोटा मोटा मिस्ट्री का एंगल भी साथ में चलता है, जो इस एनीमे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता चला जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा हमें रेवन ऑफ द इनर पैलेस के अंदर एक कह सकते हो कि एक लीनियर स्टोरी भी देखने को मिली है, जो बैकग्राउंड में चलती रहती है और आगे चल के वो कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए नजर आती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक फैंटेसी माइथोलॉजिकल एनीमे के तौर पर हमें देखने को मिला था, जो चाइनीज फोल्कलोर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है एंड सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आया। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स की पेसिंग काफ़ी फास्ट थी, बट धीरे धीरे चल के वो चीज़ भी स्टेबल होते हुए हमें नजर आती है और इसी वजह से कह सकते हो कि ये इस लिस्ट का अंडरडॉग एनीमे है। नंबर 5, माई ड्रेस अप डार्लिंग। तो इस साल हमें जितने भी न्यू रोमांस एनीमे शोज देखने को मिले उनमें माई ड्रेस अप डार्लिंग सबसे बेस्ट निकल के आता है, जहां हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है गोजो से, जो एक हाई स्कूलर रहता है, एक इंट्रोवर्ट गाय है और वो बेसिकली हीना डॉल्स क्रिएट करता है, उनके क्लोथ्स वगैरह भी क्रिएट करता है, वो उसकी कह सकते हो कि हॉबी है। साथ ही साथ गोजो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, बट वो अपनी इस हॉबी को हाइड करके रखता है, किसी को इसके बारे में नहीं बताता है। साथ ही साथ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारी सेकंड मेन कैरेक्टर से भी, जो है मारिन कितागावा, जो एक एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट निकल के आती है, काफ़ी पॉपुलर है, बट उसकी भी एक सीक्रेट हॉबी है और वो चीज़ ये है कि उसे एनीमे गेम्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है और इसलिए वो कॉस्प्ले करना प्रेफर करती है। इवेंचुअली ऐसे ही चल के आगे चल के इन दोनों ही कैरेक्टर्स का आमना सामना होता है और मारिन को पता चलता है गोजो के हॉबी के बारे में, जिसके बाद मारिन कह सकते हो कि गोजो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए कॉस्प्ले ड्रेस बनाए, क्योंकि वो हीना डॉल्स के ड्रेसेस बना सकता है। और इसी तरीके से माई ड्रेस अप डार्लिंग की स्टोरी हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है, जहाँ ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एनीमे है, जो बेसिकली मोस्टली कॉस्प्लेयर्स के ऊपर फोकस करता है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला है, जहाँ शो के अंदर बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। दोनों ही कैरेक्टर्स का हमें काफ़ी अच्छा खासा बिल्डअप देखने को मिलता है और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये शो दिखाता है कि कॉस्प्ले करना कितना ज़्यादा हार्ड चीज़ है, कितनी ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो माई ड्रेस अप डार्लिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग निकल के आया और ऑब्वियसली टॉप 5 में अपनी पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 4, साइबरपंक एज रनर्स। अब साइबरपंक उन एनीमे शोज में से एक निकल के आता है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई और वो एक्चुअली अपने हाइप पे लिव अप करते हुए हमें नज़र आया, जो चीज़ इस शो के बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी बता देती है। एनीमे में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है डेविड से, जो बेसिकली नाइट सिटी का एक स्ट्रीट किड है और ऑलरेडी उसके लाइफ में और उसके स्कूल में भी कह सकते हो कि उसे काफ़ी सारे हार्ड टाइम्स और काफ़ी सारे हार्ड चीज़ों से गुजरना पड़ रहा होता है। बट इन सब के ही बीच में कह सकते हो कि उसके लाइफ में एक काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी होती है, जो चीज़ थोड़ी सा उसे
इमोशनली अनस्टेबल कर देती है और जल्दबाजी में आके वो कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा डिसीजन लेता है, जहाँ एक एक्सट्रीम साइबरनेटिक पार्ट को वो अपने बॉडी में मॉडिफाई करता है और कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है, डेविड ये डिसाइड करता है कि वो एक एज रनर बनेगा, जिसे तुम नाइट सिटी के बाउंटी हंटर्स की तरह समझ सकते हो। इसी तरीके से साइबरपंक एज रनर्स की स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है। अब ये एक डार्क साइकोलॉजिकल साईफाई एनीमे की तरह हमें देखने को मिला है, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द 90s के साईफाई एनीमे शोज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रिब्यूट देने का भी काम करता है, जिसके वजह से लोगों को ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसके एनीमे के लिमिटेड एपिसोड होने की वजह से ही इसकी स्टोरी हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिली है, जहाँ ये अपने लोर को परफेक्टली एक्सप्लेन कर पाता है। कुछ मोमेंट्स पे शो कह सकते हो कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनते हुए नजर आया। अगर तुमने काफ़ी सारे साईफाई एनीमे शोज़ देखे हैं तो तुम समझ भी रहे होगे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो साइबरपंक एज रनर्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहा। इसके कैरेक्टर्स बहुत ही ज़बरदस्त थे, इसका म्यूजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ट्रिगर स्टूडियोज़ ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया एनिमेशन के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये टॉप 5 में अपनी जगह बना लेता है। नंबर 3, चेनसॉ मैन, प्रोबेबली इस साल का सबसे एंटिसिपेटेड न्यू टाइटल, और ये एनीमे हमें बहुत ही तगड़ा देखने को मिला, इस बात में कोई भी शक नहीं है। तुम में से मैक्सिमम लोगों ने चेनसॉ मैन देखा ही होगा। चेनसॉ मैन फॉलोअप करता है देंजी को, जो हमें एक होमलेस टीनेजर के तौर पे देखने को मिलता है, जो बेसिकली रह रहा होता है अपने पेट डेविल डॉग के साथ, जिसे हम पोचीता के नाम से जानते हैं। और ये लोग साथ मिलकर कह सकते हो कि डेविल हंटिंग करते हैं पैसों के लिए, मनी के लिए। आगे चल के एक दिन बेसिकली देंजी को सेटअप कर दिया जाता है, जिसके बाद देंजी की डेथ हो जाती है काफ़ी ब्रूटली। बट एट दैट मोमेंट पोचीता बेसिकली क्या करता है कि देंजी के ब्लड से उसका कांटेक्ट होता है, जिसके बाद वो देंजी की बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है और उसे एक चेनसॉ डेविल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे ही हम चेनसॉ मैन के नाम से जानते हैं। जिसके तरीके से ही लेके चेनसॉ मैन की स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है और हमें काफ़ी ज़्यादा रैड, काफ़ी ज़्यादा ग्रूसम किस्म की देखने को मिली है। चेनसॉ मैन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो तुम्हें जल्दी देखने को मिल जाएगी, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो चेनसॉ मैन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। यह हमें एक एक्शन शॉन के तौर पर देखने को मिलता है और कह सकते हो कि एक टिपिकल शोनन वाली वाइब तो इसमें आती है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स और कह सकते हो कि इसका ओवरऑल प्लॉट इसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। इसका म्यूजिक हमें बहुत ही ऑसम देखने को मिला, एनिमेशन भी ताबड़तोड़ था, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो चेनसॉ मैन हमें काफ़ी ज़्यादा केओटिक देखने को मिला। प्रोबेबली इस लिस्ट का सबसे केओटिक और सबसे रैड एनीमे चेनसॉ मैन ही निकल के आएगा, और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि चेनसॉ मैन फैंस के कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन पे लिव अप करते हुए हमें नजर आया। बट स्टिल ये कह सकते हो कि टॉप 3 में तो अपनी जगह बना लेता है, बट अभी भी 2 एनीमे शोज ऐसे हैं जो इस साल हमें चेनसॉ मैन से भी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिले। नंबर 2, बोची द रॉक। अब बोची द रॉक भी उन एनिमे शोज़ में से एक है जिनको लेके ज़्यादा एंटिसिपेशन वगैरह तो नहीं थी, लेकिन जब लोगों ने इसे नोटिस किया तब उन्हें पता चला कि यह दिस इज़ टॉप टियर। अब अगर तुम्हें क्वालिटी म्यूज़िक एनिमे की कह सकते हो कि वैल्यू पता है, तब बोची द रॉक तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा ही, क्योंकि ये सच में ज़बरदस्त रहा। जहाँ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हितोरी गातो से, जो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सोशली एंशियस पर्सन के तौर पर हमें देखने को मिली है, जो जब मिडिल स्कूल में रहती है तो वो एक बैंड फॉर्म करना चाहती थी, बट सिंस उसमें इतना गट्स नहीं था कि वो किसी को अप्रोच कर सके, तो उसके देखते ही देखते उसकी मिडिल स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है। वो ऑलरेडी हाई स्कूल में आ चुकी है, जिसके बाद हितोरी ये डिसाइड करती है कि वो अपनी गिटार को हर जगह साथ लेके घूमेगी ताकि कोई उसे अप्रोच कर सके। ऐसे करके कुछ टाइम बीत जाता है, और जब वो एक बार एक पार्क में होती है तब निजिका नाम की एक लड़की उसे नोटिस करती है और उसके पास आके उसे रिक्वेस्ट करती है उसके बैंड को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि निजिका के बैंड की जो गिटारिस्ट थी वो बेसिकली भाग चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में थे। जिसके बाद जिस तरीके से जैसे तैसे बेसिकली हितोरी उसकी कह सकते हो कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, और इसी तरीके से बोची द रॉक की जो स्टोरी है वो हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है, जहां ये हमें एक स्लाइस ऑफ लाइफ म्यूजिक एनिमे के तौर पे देखने को मिला। और बोची द रॉक सच में ताबड़तोड़ था। मतलब अगर देखा जाए तो हितोरी पर्सनली मेरे लिए तो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर निकल के आई, और साथ ही साथ म्यूजिक के एंगल को ये एनिमे काफ़ी अच्छे तरीके से समझता है, जहाँ काफ़ी सारे सिमिलर एनिमे शोज़ की तरह ये एनिमे भी म्यूजिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कह सकते हो कि शो कर पाया। साथ ही साथ एज अ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे भी बोची द रॉक हमें टॉप टियर देखने को मिला, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन क्वालिटी, काफ़ी अच्छा खासा कह सकते हो कि आर्ट वर्क, और काफ़ी सारे कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स भी देखने को मिले। साथ ही साथ जितने भी वॉइस आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बोची द रॉक नियरली हमें परफेक्ट देखने को मिला। फाइनली नंबर 1, समर टाइम रेंडर। अब अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल है तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने ये एनीमे नहीं चेकआउट किया हो, लेकिन जिन्होंने भी समर टाइम रेंडर देखा है उन्हें पता है कि ये एनीमे कह सकते हो कि कितना ज़्यादा एपिक था। जहाँ समर टाइम रेंडर में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है शिनपे आजिरो से, जो बेसिकली अपने होम आइलैंड पे टोक्यो से वापस आता है क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर उशियो की डेथ हो चुकी है, जो एक बच्चे को डूबने से बचाने टाइम मर जाती है। बट आगे चल के शिनपे को ये पता चलता है कि एक्चुअल में उसके कह सकते हो कि स्टेप सिस्टर के बॉडी के
नेक के अराउंड कुछ ब्रूजेस थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये शक जाता है कि ये एक्चुअल में एक मर्डर हो सकता है। एंड देन शिनपे को ये भी पता चलता है कि ओशियो ने खुद के ही कह सकते हो कि एक डुप्लीकेट को, डोपलगैंगर को देखा था अपने मरने से कुछ टाइम पहले। जिसके बाद शिनपे थोड़ा रिसर्च करता है और उससे फिर उसके आइलैंड के कह सकते हो कि एक लेजेंड के बारे में पता चलता है जो शैडोज से रिलेटेड हैं, जहाँ जो शैडोज होते हैं वो इंसान की तरह ही दिखते हैं और उनकी जगह लेते हैं। इसी तरीके से समर टाइम रेंडर की स्टोरी हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है, जो एक मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस एनिमे के तौर पे हमें देखने को मिला। बट जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा एपिक थी वो था इसका टाइम ट्रैवल का एलिमेंट। अब अगर तुम्हें टाइम ट्रैवलिंग एनिमे शोज देखना पसंद है तो समर टाइम रेंडर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि समर टाइम रेंडर अपने टाइम ट्रैवल के एलिमेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कह सकते हो कि पकड़ के रखता है और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। इसके मिस्ट्री का एंगल हमें काफ़ी एपिक देखने को मिला है। शो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग था। इसके फर्स्ट हाफ को कवर करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था। इसका फर्स्ट हाफ मुझे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन जब इसका सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एपिक होने लगती हैं, क्योंकि सेकंड हाफ समर टाइम रेंडर का शो को नियरली परफेक्ट बना देता है। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो समर टाइम रेंडर म्यूजिक, एक्शन, एनिमेशन, हर चीज़ के मामले में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आया। और इस लिस्ट में मैंने जितने भी एनीमे शोज़ की बात की उन सभी से बेटर था, जिसकी वजह से समर टाइम रेंडर इस साल का 2022 का सबसे बेस्ट न्यू टाइटल, न्यू एनीमे शो निकल के आता है। सो गाइज, ये थी वीडियो 2022 के टॉप 10 बेस्ट एनीमे शोज़ को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस साल जितने न्यू एनीमे शोज़ आए उनमें तुम्हारा पर्सनल फेवरेट कौन था। बात रही मेरी पर्सनल फेवरेट की, देन इट्स डेफिनेटली गोना बी बोची द रॉक। बाकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और माई एनीमे लिस्ट का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।